हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। धन्यवाद। भारत का इतिहास मुग़लों के बिना अधूरा है। मुग़लों ने भारत में 300 से भी ज़्यादा सालों तक हुकूमत की है। बाबर, अकबर और शाहजहां से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक कई मुग़ल शासकों ने दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया, लेकिन कई सवाल इतिहास के पन्नों से गायब हैं। आखिर मुग़ल भारत क्यों आए थे और मुग़लों ने भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया। राजपूतों और मराठाओं के होते हुए कैसे विदेशी ताकतों ने भारत में इतने लंबे समय तक राज किया। आखिर क्या है मुग़लों के इतिहास की रियल कहानी। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। थोड़ा डिटेल में इस बात को समझते हैं। दोस्तों, अगर बाबर हिंदुस्तान नहीं आता तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। भारत में लाल किला, ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारतें न देखने को मिलती। बाबर का असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 फरजाना में हुई थी। फरजाना आज के टाइम में उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। बाबर को तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज भी माना जाता है। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बाबर ने फरजाना की राजगद्दी संभालना शुरू कर दी थी। ये बात बाबर के कुछ रिश्तेदारों और चचाओं को रास नहीं आई और उन्होंने बाबर को हटाने के लिए साजिशें रचना शुरू कर दी। बाबर को फरजाना और समरकंद से बेदखल कर दिया। कई सालों बाद बाबर ने साल 1505 में अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल को जीत लिया और अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन बाबर सिर्फ काबुल से ही संतुष्ट होने वाला नहीं था, वो अपने साम्राज्य को और आगे ले जाना चाहता था। बाबर जानता था कि उसे साम्राज्य स्थापित करना है तो उसके लिए धन दौलत की भी ज़रूरत होगी, और उस वक्त भारत से ज़्यादा धन शायद ही किसी और देश या किसी के पास था। दुनिया भर में उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1525 में बाबर ने भारत में आने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। भारत को गुलाम बनाने और यहाँ राज करने के मकसद से उसने भारत का रुख किया। उस समय भारत में लोदी वंश का राजा इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। इसके अलावा राजस्थान में राजपूताना शासन चल रहा था और साउथ में विजयनगर का शासक अपने पैर पसार रहा था। इब्राहिम लोदी बहुत बड़ा सनकी था। उसे कुर्सी से हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक प्लान बनाया और काबुल से बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को तो जैसे इसी मौके का इंतज़ार था और फ़ौरन ही उसने अपनी सेना के साथ भारत की तरफ रुख कर दिया। 15 दिसंबर 1525 को उसने सिंधु नदी पार की। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिकों की टोली थी। सिंधु नदी पार करते ही बाबर ने पंजाब प्रांत को जीतना स्टार्ट कर दिया। बाबर के पास दमदार आर्मी के साथ साथ तोप खाने और बारूद भी थे। बैटल ऑफ पानीपत भारत की धरती पर लड़ा गया पहला युद्ध था जिसमें बारूद का इस्तेमाल किया गया था। बाबर एक आर्मी कमांडर भी था। उसके पास युद्ध का बहुत बेहतरीन तजर्बा था, साथ में उसके सोचने की क्षमता भी लाजवाब थी। और वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की काफ़ी बड़ी आर्मी थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और बैलगाड़ियाँ और बहुत कुछ था। इतनी बड़ी सेना को देखकर भी बाबर पीछे नहीं हटा। वो काफ़ी बहादुर योद्धा माना जाता था। अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की वजह से बाबर को आज भी दुनिया के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कई जगहों पर उसके पुतले भी लगे हुए हैं। वहाँ के लोगों को बताया जाता है कि बहुत कम सेना के साथ बाबर ने भारत पर फतेह हासिल की थी। पानीपत दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और इस समय हरियाणा का एक ज़िला है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारना शुरू किया। अपनी रणनीति को वो पहले ही बना चुका था। उसने दुश्मन के इलाके में एक खाई खुदवाई जिससे कि लोदी की सेना ज़्यादा फैलाव ना कर पाए और बाबर की सेना को आसानी से टारगेट मिल सके। बाबर के सेना के कुछ लोगों ने कहा हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन बाबर वापस जाने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि हम इतनी दूर आए हैं तो अब दिल्ली जीते बिना वापस नहीं लौटेंगे। बाबर अपने सेना की ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन तरीके से करता था। सबसे आगे स्काउट खड़े होते थे जो दुश्मन सेना की खबर बाबर तक पहुंचाते थे। उसके पीछे बैलगाड़ियां लाइन से खड़ी कर देता था। सभी बैलगाड़ियों को चमड़े की बेल्ट से बांध दिया जाता था और उनमें थोड़ा थोड़ा गैप कर दिया जाता था। उन गैप्स में सैनिक तीर कमान लेकर खड़े होते थे और बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर तोप खाने भी तैयार होते थे। सैनिकों के पास जो तीर कमान होते थे वो कोई ऐसे वैसे तीर कमान नहीं होते थे। उनकी डोरी खींचने में ही काफ़ी ताकत लगती थी। एक तीर 600 मीटर की दूरी तक जा सकता था, जो तकरीबन आधा किलोमीटर के बराबर है। हर 5 सेकंड में सैनिक तीर चला सकते थे और एक तीर 4000 पाउंड तक का फोर्स बना सकता था।
भारत के पास एक लाजवाब किस्म की चतुर और चालाक ताकतवर आर्मी थी और दूसरी तरफ लोदी की सेना ने भी मैदान में डेरा डाल दिया था, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक थे। लेकिन इतिहासकारों ने लोदी की सेना को सेना न कहकर बल्कि मेले का नाम दे दिया। बाबर और लोदी दोनों ही सामने वाली सेना के हमले का इंतज़ार कर रहे थे। बाबर इतना चालाक था कि वो जानता था कि अगर उसने पहले हमला किया तो उसके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। 19 अप्रैल 1526 की रात को वो अपनी सेना की एक छोटी सी कुमक को लोदी की कैंप में घुसा देता है। जैसे ही कुछ सैनिक लोदी के कैंप के पास पहुंचे, लोदी की सेना ने इन पर हमला कर दिया। बाबर के सैनिक वापस लौट आए और कुछ सैनिकों की जान भी चली गई। इससे लोदी खुश हो गया और सोचने लगा कि बाबर की सेना को हराना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन असल में तो बाबर ने मछली पकड़ने के लिए सिर्फ चारा डाला था। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर हमला कर दिया। लोदी की सेना बाबर की सेना के द्वारा बनाए गए खाइयों में गिर गई। वहां से बाहर निकलने में उन्हें जितना समय लगा उतनी देर में बाबर ने तोप चलाने का हुक्म दे दिया। लोदी ने सेना में सबसे आगे करीब 300 हाथी तैनात किए हुए थे। उसे लगता था कि हाथी जल्दी ही सामने वाली सेना को हरा देंगे, लेकिन भाई साहब होता तो इसके बिल्कुल उल्टा है। तोपखानों की वजह से हाथियों ने अपना आपा खो दिया और अपने ही सेना को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। लोदी के ही सेना के बहुत सारे सैनिकों को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। साथ ही साथ बाबर के तोपखानों की वजह से लोदी की सेना को अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। थोड़ी ही देर में बाबर की पूरी सेना लोदी की सेना पर हावी होती हुई नजर आई। कई घंटों तक जंग जारी रहा। शाम होते ही लोदी मारा गया और उसका कटा हुआ सर बाबर के सामने पेश कर दिया गया। इस जंग के बाद बाबर को अच्छी खासी धन दौलत मिली। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने जीता हुआ सारा माल जनता में बंटवा दिया था और इसके बाद जनता ने खुश होकर कलंदर नाम की उपाधि उसे दे दी। सन 1526 में 43 साल की उम्र में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की। लोदी को हराने के बाद राजपूतों ने उसका विरोध किया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने 3 और बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चांदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। उसने इन सभी लड़ाइयों में जीत हासिल की, लेकिन 26 दिसंबर 1930 को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद बाबर को पहले तो आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक बाद में उसे काबुल में दफना दिया गया, जहां पे बाग़ बाबर नाम से उसका मकबरा आज भी बना हुआ है। बाबर के बाद हुमायूं को दिल्ली का बादशाह बनाया गया। हुमायूं के 3 भाई और थे और उन्हें भी अलग अलग राज्य सौंप दिए गए थे। हुमायूं काफ़ी शांत स्वभाव का बादशाह माना जाता था और कोई भी फैसला सोच विचार करने के बाद ही लेता था। और वहीं हुमायूं के भाइयों का दिमाग हर वक्त साजिशों में लगा रहता था। तीनों भाई मिलकर ये योजना बनाते थे कि कैसे हुमायूं से दिल्ली का तख्त हासिल किया जाए और कई बार भाइयों के बीच में जंग भी हुई। हुमायूं पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए। सन 1539 में चौसा में भीषण लड़ाई हुई और 1540 में बिलग्राम में हुमायूं को युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और शेरशाह जीत गया और युद्ध में हार की वजह से हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। कुछ समय तो वो सिंध में भेष बदल कर रहा। हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी की और मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को जन्म दिया। करीब 15 साल तक भारत से दूर रहते हुए हुमायूं ने अपनी एक विशाल सेना बना ली थी। साल 1555 में हुमायूं को फिर से दिल्ली फतेह करने में कामयाबी हासिल हुई, लेकिन इसी वक्त लाइब्रेरी में सीढ़ियां चढ़ते समय उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और उसकी मौत हो गई। हुमायूं की मौत के बाद मुगल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा और राजा हेमू ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उस समय अकबर की उम्र सिर्फ 12 साल थी और वो राजा हेमू के सेना के सामने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मुग़लों के पास एक वफादार सेनापति था जिसका नाम बैरम खान था। बैरम खान ने एक बहुत बड़ी विशाल सेना तैयार की, अकबर को युद्ध कौशल की जानकारी दी और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हरा दिया। 13 साल की उम्र में अकबर दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता था। उसने राजा बनते ही लोगों के दिल जीतना शुरू कर दिया। 1568 में उसने चित्तौड़ को जीता, लेकिन इसके लिए अकबर को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। दिल्ली जीतने के बाद अकबर किसी भी तरह राजस्थान को जीतना चाहता था, क्योंकि राजस्थान के राजपूत काफ़ी बहादुर माने जाते थे और अकबर जानता था कि अगर राजस्थान को जीत लिया तो पूरे हिंदुस्तान को जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। राजस्थान के कारीगरों को हथियार बनाने में महारत हासिल थी। वहीं अकबर की सेना दमशिक स्टील के बने तलवार का इस्तेमाल करती थी, जो ख़ास तौर पर जंग में दुश्मन का सीना छलनी करके
या छलनी करने के लिए बनाया जाता था। अकबर अपने हाथियों को भी जिराफ अख्तर नाम का कवच पहनाया करता था। उसे हाथियों का बहुत शौक़ था। किसी को मौत की सज़ा देनी होती थी तो उसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देता था। चित्तौड़ राजस्थान का सबसे मजबूत साम्राज्य था। चित्तौड़ का किला एक अभेद किला माना जाता था। वहां तक पहुंचने के लिए अकबर ने एक प्लान बनाया। उसने एक सुरंग खुदवाई जिसके ज़रिए उसके सैनिक किले तक पहुंच गए। चित्तौड़ का किला एक पहाड़ी पर था, वहां तक सीधे नहीं पहुंचा जा सकता था। दूर से ही चित्तौड़ के सैनिक दुश्मन को देख लेते थे और ऊपर से तीरों की बौछार कर देते थे। लेकिन अकबर के सर पर जीत का भूत सवार था और लगातार कोशिशों के बाद 25 फरवरी 1568 को उसने चित्तौड़ के किले को जीत लिया। इस जीत के बाद उसका साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया। उसकी सेना ने मैच लाख बंदूकों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था, जो दूर से ही दुश्मन की सेना में आतंक मचाने के लिए जाना जाता था। अकबर की बहुत सारी बंदूकें आज भी म्यूज़ियम में शान बढ़ा रही हैं। अकबर ने दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर और आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नाम का एक शहर बनवाया। इस शहर में उसने कई गार्डन और महल बनवाए। वो अपनी राजधानी यहीं बनाना चाहता था। फतेहपुर में पानी की कमी ना हो इसलिए उसने डैम बनवाए और किले तक पानी लाने के लिए इंजीनियरों से मशीनों का निर्माण करवाया। वो मशीनें उस समय के इंजीनियरिंग की बेजोड़ नमूना थीं। कहा जाता है कि अकबर ने खुद शाह का नक्शा तैयार किया था और शहर बनवाने में उसने खुद भी मज़दूरों के साथ कुछ दिन काम भी किया था। 16 साल फतेहपुर सीकरी को बसाने में लगे, लेकिन ये शहर बहुत जल्द वीरान हो गया। दोस्तों, अकबर एक अनपढ़ मुग़ल बादशाह था। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर समाप्त कर दिए थे। 1605 में अकबर की फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हो जाती है। अकबर के बाद सलीम के हाथ में दिल्ली की कमान आई। सलीम बहुत बड़ा अय्याश इंसान था। सलीम को अपना नाम भी पसंद नहीं था और उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया। जहांगीर को अन्यायी लोगों से सख्त नफरत थी। गुनहगारों को सख्त से सख्त सज़ा देता था और जहांगीर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 20 शादियाँ की थीं। मानबाई सबसे मशहूर रानी हुई, लेकिन जहांगीर सबसे ज़्यादा प्रेम नूरजहां से किया करते थे। जहांगीर के ही शासनकाल में अंग्रेज़ों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और व्यापार करने की इजाज़त मांगी थी। 20 बीवियों से जहांगीर की कई सारी संतानें हुई, लेकिन उसका सिर्फ एक ही लड़का ज़िंदा बच पाया, जिसका नाम खुर्रम खान उर्फ शाहजहां रखा गया। सन 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां के शासनकाल में ही दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान ने काफ़ी तेज़ी से तरक्की की। दुनिया का 1/4 सामान का प्रोडक्शन सिर्फ भारत में ही हो रहा था। आर्थिक रूप से दिल्ली मजबूत होता गया। आर्ट और आर्किटेक्चर को भी उस समय में काफ़ी बढ़ावा मिला। मोती मस्जिद और दुनिया में मशहूर ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवान आम और दीवान ख़ास जैसी कई सारी नायाब नमूनों का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां ने अपने लिए एक मयूर सिंहासन भी बनवाया था, जिसमें कई बेशकीमती हीरे भी जड़े हुए थे। लेकिन 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह ने युद्ध में शाहजहां को परास्त कर दिया था और इसके बाद नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया था। शाहजहां जब बूढ़ा होने लगा तब उसने अपना राजपाट बेटों में बांटने का फैसला किया। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को दिल्ली की राजगद्दी सौंपी। दारा शिकोह सभी धर्मों की इज्जत किया करता था, लेकिन दारा शिकोह के राजा बनते ही शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगज़ेब को यह बात हजम नहीं हुई। औरंगज़ेब ने सन 1658 में अपने भाई के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दी और दिल्ली का बादशाह बन गया। बादशाह बनते उसने अपने पिता को आगरा के किले में बंद करवा दिया और अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। औरंगज़ेब कितना बेरहम था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भाई के मौत के बाद उसका गला धड़ से अलग करके औरंगज़ेब अपने पिता के पास ले गया था। औरंगज़ेब के राजा बनते हिंदुओं पर अत्याचार करने उसने शुरू कर दिए। जगह जगह मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिदों का निर्माण करवाने लगा। उसके शासनकाल में ही हर जगह कत्ले आम हो रहा था। ये बातें मराठा, मारवाड़ा, राजपूत सहित कई हिंदू राजाओं को पसंद नहीं आई और औरंगज़ेब के खिलाफ युद्ध का ऐलान करवा दिया। औरंगज़ेब युद्ध में घायल हुआ और तकरीबन 3 महीने तक वो बिस्तर में ही पड़ा रहा और सन 1707 में ही बिस्तर पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद दिल्ली में कई मुग़ल बादशाह बने, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं थी जो अभी तक के सभी मुग़लों में थी। सन 1707 से 1712 तक बहादुर शाह ज़फ़र प्रथम राज किया। उसके बाद जहांदार शाह, फ़ारुख सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर, शाहजहां तृतीय, अकबर द्वितीय,
सहित कई राजा बने, किसी ने भी बहुत अधिक समय तक राज नहीं किया और बहुत कम समय में ही दिल्ली के बादशाह बदलते रहे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज़ लगातार मजबूत हो रहे थे और कई राज्यों में मुग़लों के शासन का अंत हो चुका था। मुग़लों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र द्वितीय हुए, जिनकी मौत सन 1862 में म्यांमार में हुई। लेकिन बहादुर शाह जफ़र की मौत से पहले ही मुग़ल साम्राज्य का अंत हो चुका था। सन 1857 मुग़ल साम्राज्य का दिल्ली में अंतिम समय माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत में मुग़लों के इतिहास की असल कहानी। दोस्तों, अगर इसी तरह के और भी ऐतिहासिक टॉपिक आपको पसंद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।